नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन देता है? दल का नेता देता है, या भारत का संविधान देता है, या भारत सरकार देता है, या चुनाव आयोग देता है? तो आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग देता है। भारत में राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि कमल हो गया, कमल छाप, लालटेन, ये सब जो होता है वो चुनाव आयोग देता है भारत में खास करके। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आप जानते ही होंगे, जिनको आंसर नहीं आते वो एक बार पूछ लीजिएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे गए प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। सभी लोग इसका आंसर सभी का आना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? यानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपसे पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया, 21 को, या 22 को, या 18 को, या 20 को? तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। कितने भाषाओं? तो 22 भाषाओं को। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का हुआ है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो आपको याद होना चाहिए कि वह रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चलती है। किस राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है यह महाराष्ट्र में चलती है। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए में है पूर्व रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन बी में है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन सी में है दक्षिण रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी में है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो याद रखिएगा, इसका आंसर उत्तर रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। यानी उत्तर रेलवे क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे का विस्तार रूप है किसमें? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र में। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए में है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी में है लौह इस्पात, ऑप्शन सी में है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी में है चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता उद्योग पेट्रो रसायन को कहा जाता है। किसको? तो पेट्रो रसायन यह एक उपभोक्ता उद्योग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हमेशा ये देखने को मिलता होगा कि बोकारो इस्पात जो मशीन है यानी संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से खोला गया है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखने वाला बात है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह रूस देश के सहयोग से खोला गया। किस देश? तो रूस देश के सहयोग से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक है। कौन है? तो कर्नाटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था?
ऑप्शन ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी में वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी में विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन किया गया था। क्या कौन सी कन्वेंशन? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? सब्जेक्टिव में इसका आंसर हम बताए हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, या ऑस्ट्रेलिया था, या प्रूसिया था? सभी का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, कौन सा था देश था? इंग्लैंड था, या रूस था, या ऑस्ट्रेलिया, या प्रूसिया? सभी का आंसर इसका आना चाहिए, बताया गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरीबाडी था, या लेनिन था, या बिस्मार्क था? तो याद रखिएगा इसका भी आंसर हम बताए हैं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख जो वास्तुकार था वह बिस्मार्क था। कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन है? थोड़ा सा ऑप्शन देखिएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कागज उद्योग, ऑप्शन सी में वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी में सीमेंट उद्योग। बाबू सीमेंट उद्योग में कोई भी कृषि का इसमें कोई मतलब कृषि का आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा, कह रहा कृषि पर आधारित नहीं है। तो चीनी उद्योग यह एक कृषि पर आधारित है, कागज भी कृषि पर आधारित है और वस्तु भी कृषि पर, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है यह कोई कृषि पर आधारित नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है, या जैव संसाधन है, या फिर मानव निर्मित संसाधन है? तो याद रखिएगा, और लौह अयस्क जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस जो होती है वह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। किसके साथ? तो खनिज तेल के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन ए में तारापुर, ऑप्शन बी में कल्पक्कम, ऑप्शन सी में नरौरा, ऑप्शन डी में कैगा? बताया गया प्रश्न था कि तारापुर जो है वह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बताया गया, सब्जेक्टिव में ये बताए थे बाबू। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? यानी निम्नलिखित उद्योगों में से कौन है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़िएगा, ए में कह रहा है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में कह रहा है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी में रेमंड वस्त्र उद्योग, जो कि रेमंड का आप नाम ही सुनने होंगे, बहुत ही महंगा दुकान आता है, रेमंड की दुकान में कपड़ा बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब है जेके सीमेंट उद्योग ये कोई सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित तो नहीं है। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग यह भी कोई सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं, लेकिन अगर आप वही बोकारो लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित रखता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताया गया प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में बिहार में, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में केरल में, ऑप्शन डी में ओडिशा में। तो हम बताए थे कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गया। तो याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक आबादी पटना जिला में है। किसमें? तो पटना जिला में। पटना हम जानते हैं कि बिहार की आपकी राजधानी है पटना, इसलिए यहाँ पे
आबादी की जनसंख्या बिहार के जिले के अनुकूल सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास जो कि चेन्नई में, सी में नागपुर में, ऑप्शन डी में बम्बई जो कि मुंबई में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में यानी मद्रास में बना था। कहाँ बना था? तो मद्रास में। पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो पूछ लीजिएगा। इसका आंसर सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, याद वाला क्वेश्चन है। सभी का आंसर आना चाहिए कि भारत में मतदाताओं होने की न्यूनतम आयु क्या है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? ऑप्शन ए में राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी में संविधान को, ऑप्शन सी में है न्यायपालिका को, ऑप्शन डी में है प्रेस को। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। इस सब्जेक्टिव में भी आपको आता है 2 मार्क्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? ऑप्शन ए में ज्वार, ऑप्शन बी में जूट, ऑप्शन सी में गेहूँ, ऑप्शन डी में धान। तो याद रखिएगा, रबी फसल जो होता है वह गेहूँ को कहा जाता है। कौन सा? तो गेहूँ को। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में स्थित है। कहाँ? तो हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी का कहा जाता है? गंगा को, कोसी को, गंडक को या सोन को? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज लाया गया था बाबू। करा, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अभ्रक से, लौह अयस्क से या तांबा से? तो आप जानते ही होंगे कि कोडरमा जो है वह अभ्रक से संबंधित है। किससे? तो अभ्रक से। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद उपाधि त्याग दी? यानी किस घटना के विरोध में, किसमें? तो विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद उपाधि त्याग दी। ऑप्शन ए में चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड या गांधी इलेवन पैक्ट या किसान आंदोलन में? तो याद रखिएगा, ये जो गांधी जी किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो कौन सा घटना था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था उसमें महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि जो उनकी जो मिली थी कैसर-ए-हिंद को, उसने ये उपाधि को त्याग दिए थे। कौन सा कांड में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला जो प्रश्न है वह है, सबने अवंगी आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? आप जानते ही होंगे कि सबने अवंगी आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। अगला जो प्रश्न है वह है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन है, तीर है, बांग्ला है या साइकिल है? सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये याद होना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अगला प्रश्न, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र को या लोकतंत्र को या अधिनायकवाद को या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, सरकार का लोकतंत्र सबसे अच्छा मानते हैं। सरकार जो है वो लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताया गया प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? हम बताए थे सब्जेक्टिव में इसका आता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में लिखने के लिए ग्राम कचहरी के बारे में। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र होता है या ग्राम सेवक होता है या महफौल होता है या सरपंच होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच को कहा जाता है, यानी उसका जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी में उदारीकरण। तो याद रखिएगा, आर्थिक नीति का अंग नहीं है, कौन नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण।
निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण ये तीनों जो है आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण यह एक आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कहने का मतलब जो नोट रहता है, जो कागज़ वाला, वह कौन जारी करता है? वित्त विभाग करता है, वाणिज्य बैंक करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, भारत में करेंसी नोट जो जारी करता है वो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में करेंसी नोट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यानी किसने बोले थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ऑप्शन ए में है कोलबर्न ने, ऑप्शन बी में है नैप ने, ऑप्शन सी में है सीलिगमैन ने, ऑप्शन डी में हाल्टेल विदर्स ने। तो याद रखिएगा, हाल्टेल विदर्स के द्वारा बोला गया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किस में पढ़ना है? तो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगी कि हाल्टेल विदर्स ने बोले थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला प्रश्न जो है वह है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, या समाजवादी है, या साम्यवादी है, या मिश्रित है? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है, यानी भारत में मिश्रित आर्थिक व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। यानी विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः कहाँ संलग्न है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या जो होता है वो अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में संलग्न होती है। किसमें? तो कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो क्लास था यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।